गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का जो कल्चर एंड सोसाइटी है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नेम है द मॉडर्न पीरियड। आप सभी स्टूडेंट से बोला गया है कि आप अपना बैग कंप्लीट करा लें और जो भी आपको वर्क दिया जा रहा है आप उसको कंप्लीट करिए और जो आपको क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए दिए जा रहे हैं आप उनको नोट करके आप स्कूल चेक कराएं आके। और जो भी स्टूडेंट के पास आपके आसपास हो जो ग्रुप से ना जुड़ा हो उसको जुड़वाने में मदद करें, उसको बताएं कि आपकी क्लास रेगुलर चल रही है और काफ़ी कुछ पढ़ाया जा चुका है। अब ये एसएसटी का जो है फर्स्ट चैप्टर द मॉडर्न पीरियड, क्या है इसका नाम? द मॉडर्न पीरियड। तो यूनिट हिस्ट्री, ये हिस्ट्री फेज से हम उठा रहे हैं। हम एक एक कराएंगे, फिर इसके बाद एक ज्योग्राफी का कराएंगे, इसके बाद फिर हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का कराएंगे, इस प्रकार से कराएंगे। इम्पोर्टेंट टर्म्स, पहला क्या है इसमें? इम्पोर्टेंट टर्म्स। पहला क्या है? रिनेसा, RENAISSANCE। रिनेसा मीन्स होता है पुनर्जागरण। न्यू अवेकिंग मतलब जो नया अभी जागा हो। ए मूवमेंट इन द 15th सेंचुरी, ये मूवमेंट आंदोलन कब हुआ? 15वीं शताब्दी में। इन यूरोप दैट लीड टू रिन्यूड एक्टिविटी इन वारियस फील्ड्स ऑफ नेशनल लाइफ। तो ये जो 15वीं सेंचुरी में आंदोलन हुआ इसने यूरोप में लीड किया रिन्यूड एक्टिविटी, जो नई एक्टिविटी हैं उनको इन वारियस फील्ड्स, जो कई क्षेत्रों में ऑफ नेशनल लाइफ मतलब राष्ट्रीय जीवन में। नंबर सेकंड है हमारा रिफॉर्मेशन। रिफॉर्म सुधार होना। रिफॉर्मेशन से सुधार क्या हुआ? ए मूवमेंट इन यूरोप टू रिफॉर्म रिलीजन क्रिश्चियनिटी। तो इसमें क्या है क्रिश्चियनिटी में कि इसमें किसका सुधार हुआ है? जो धार्मिक सुधार है, रिलीजन धर्म से जुड़ा हुआ। अब हम आगे पढ़ेंगे। The only thing that is consonant in this world is change. The only thing, जो एक वस्तु है कोई, that is constant, जो स्थिर होती है, in this world is change, उसमें परिवर्तन अवश्य ही आता है। It is the eternal law of nature. ये ला जो ये नेचर है, ये नेचर का कैसा है? शाश्वत नियम है। शाश्वत का मतलब होता है निरंतर, जो कि चिरस्थायी नहीं है। तो ये कहता है शाश्वत नियम है किसका? नेचर का, प्रकृति का। नथिंग इज द स्टैटिक इन दिस वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग। नथिंग इज स्टैटिक, इसमें इस दुनिया में कुछ भी चीज़ स्थिर नहीं है। वेयर एवरीथिंग, कहीं भी हो, कोई भी वस्तु है, चाहे इंक्लूडिंग ह्यूमन, चाहे उसमें क्यों ही मानव क्यों ना हो। इज अंडरगोइंग, अंडरगो मीन्स होता है झेलना। अंडरगोइंग कॉन्स्टेंट चेंज, जो कि हम आप अपने में महसूस कर रहे हैं, झेल रहे हैं। क्या? कॉन्स्टेंट चेंज, स्थिर जो चेंज है उन्हें परिवर्तन होता है। देयर हैव बीन रिवोल्यूशनरी चेंज इन ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ में रिवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। कैसे? पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द लास्ट 300 ईयर्स, कितने समय में हुए? जो लास्ट के जो 300 साल हैं उसमें पर्टिकुलरली, जो खास तौर से इस दौरान क्या हुआ? रिवोल्यूशनरी चेंज हुए, क्रांतिकारी चेंज हुए हैं। दी चेंज आर रिफ्लेक्टेड इन आवर एवरीडे लाइफ, जो ये चेंज हैं ये आज रिफ्लेक्टेड मतलब उनका ये प्रभाव है हमारे जो अभी प्रतिदिन का दैनिक जीवन है उसमें नज़र आता है। इंक्लूडिंग अवर फूड, किस में? चाहे इसमें हमारा फूड हो, क्लॉथिंग हो, कपड़े हों, हाउसिंग हो, आवास हो, एंड ट्रांसपोर्ट, और आप जो यातायात के साधन हैं वो हों। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द चेंज इन सोसाइटी। हिस्ट्री किसका अध्ययन है? जो सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं उसका अध्ययन है। नो टू पीरियड्स आर ए लाइक इन हिस्ट्री। नो टू पीरियड्स, दो जो पीरियड्स हैं, आर ए लाइक इन हिस्ट्री, नहीं, दो पीरियड नहीं हो सकते। इट इज़ द स्टडी ऑफ चेंज, ये क्या है? ये चेंज है। द चेंज दैट ऑकर मीन्स होता है घटित होना। ओवर टाइम कंस्टिट्यूट द इसेंस ऑफ हिस्ट्री, जो घटित हुई चीज़ें होती हैं उनको हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एक जगह संगठित करते हैं। द इसेंस ऑफ हिस्ट्री, यही आपकी हिस्ट्री है। अब हम पढ़ेंगे पीरियड्स इन हिस्ट्री। हिस्ट्री इज द कॉन्टीन्यूअस फ्लो ऑफ इवेंट।
हिस्ट्री क्या है? कॉन्टिन्यूअस, जो लगातार चीज़ें फ्लो इवेंट घटनाओं का है, वही आपकी हिस्ट्री है। दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू क्लियर कट और वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, जो ये इसको सही रूप से डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्लियर कट नहीं किया जा सकता एकदम स्पष्ट रूप से कि ये कितने भागों में, मतलब कंपार्टमेंट कितने भागों में इसको डिवाइड करें। हालांकि इसको बदलने के लिए हमने इसको डिवाइड किया है, लेकिन आप एकदम से कह दें कि नहीं है 1757 से हमने कहा चलिए आधुनिक काल है, लेकिन ये एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय भी परिवर्तन हो रहे होते हैं उस समय, और इसके पहले को भी हम नहीं कह सकते ये मेडिवल काल है, क्योंकि उस समय भी कुछ ऐसी घटनाएं थी जो आधुनिक काल में हो रही थी, और कुछ आधुनिक काल में भी ऐसी घटनाएं हो रही थी जो कि मेडिवल काल की थी। तो किसी भी हिस्ट्री के पीरियड को एकदम से वाटर टाइट नहीं किया जा सकता है कि यही इसका इतना टाइम ड्यूरेशन है। बट हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड, लेकिन जो इतिहासकार हैं वो डिवाइडेड करते हैं इट इनटू एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड्स। किस किस में? हमारे प्राचीन समय, मेडिवल में, मध्यकालीन, और मॉडर्न पीरियड और आधुनिक काल। However, the duration of these periods is different in different parts of the world. हालांकि जो ये आपके ड्यूरेशन है, जो ये काल जो पीरियड्स हैं, ये डिफरेंट हैं किससे? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो विश्व के अन्य देश हैं उनमें कुछ ना कुछ अंतर आपको नज़र आएगा। द मॉडर्न पीरियड बिगेन इन यूरोप, जो मॉडर्न आधुनिक काल है बिगेन इन कहाँ से हुआ है? यूरोप में, इन द 16th सेंचुरी, किसमें? 17वीं शताब्दी में, एज ए रिजल्ट ऑफ द रिनेसा, किसके? जो पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप, एंड रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स इन दी 15th सेंचुरी, और जो रिफॉर्मेशन, जो धार्मिक सुधार होने लगे थे 15वीं शताब्दी से, उसमें। बट इन इंडिया, लेकिन भारत में, द मॉडर्न पीरियड बिगिन इन दी 18th सेंचुरी ओनली, लेकिन भारत में ये कब से स्टार्ट होते हैं? 18th सेंचुरी में। नेक्स्ट है हमारा एन ओवरव्यू ऑफ द मॉडर्न पीरियड। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब की डेथ के बाद द मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड, मुगल एम्पायर जो था, मुगल साम्राज्य था, वो कैसा हो गया? डिसइंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकरण, और डिसइंटीग्रेटेड का मतलब है जिसका एकीकरण नहीं है। डिसइंटीग्रेटेड इनटू ए नंबर ऑफ ऑटोनोमस स्टेट, क्या हुआ कि ये कई जो स्वायत्त राज्य थे उनमें बट गया है। एंड एट द सेम टाइम, उस सेम टाइम मतलब उसी समय, द ब्रिटिश वर राइजिंग टू पावर, जो ब्रिटिश की थी वो पावर क्या थी? वो राइजिंग हो रही थी, बढ़ रही थी। इन बिटवीन द मराठा वर ट्राइंग टू इमर्ज एज द पॉलिटिकल हायर ऑफ द मुगल्स, जो मराठा थे, मराठा कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। मराठा वर ट्राइंग, वह प्रयास कर रहे थे, टू इमर्ज, उभरने का, एज द पॉलिटिकल हायर, मतलब जो राजनीतिक हायर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, जो राजनीतिक उत्तराधिकारी था ऑफ द मुगल्स, ये मुगल्स के जो उत्तराधिकारी का पद लेने का प्रयास कर रही थी। बट दे फेल इन ए विक्टिम टू देयर एम्बिशंस एंड वर सबड्यूड बाय द ब्रिटिश, और ये क्या होते हैं? लेकिन ये फैले विक्टिम, और ये पीड़ित हो जाते हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से। बस सबड्यूड मतलब कुचल दिए जाते हैं बाय द ब्रिटिश, किसके द्वारा? ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा। द 18th सेंचुरी वाज ए पीरियड ऑफ ग्रेट पॉलिटिकल टर्मोइल, जो 18वीं शताब्दी का समय है, ये ग्रेट बड़ा एक पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक खलबली का समय है। कैसा? इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, क्या होता है? जो अर्थव्यवस्था में निष्क्रियता आ जाती है इन दी कंट्री, किसमें? कंट्री में। द इंग्लिश एंड द फ्रेंच वर आर्क राइवल, आर्क राइवल का मतलब होता है कट्टर दुश्मन। तो इंग्लिश और फ्रेंच, ये इंग्लिश का मतलब ये नहीं कि इंग्लिश लैंग्वेज है, जब हम कह रहे हैं द इंग्लिश एंड द फ्रेंच, तो ये वहाँ के लोगों को प्रतिनिधित्व करता है। द इंग्लिश का मतलब है ब्रिटिश लोग, और द फ्रेंच का मतलब है फ्रेंच लोग। वर्क आर्क राइवल, कट्टर दुश्मन थे इन ट्रेड, किसमें? व्यापार में, एज वेल एज इन पॉलिटिक्स, और साथ ही साथ किसमें? राजनीति में भी। द 3 कर्नाटिक वार्स प्रूव्ड डिसीव्ड इन फेवर ऑफ द इंग्लिश हु कंप्लीटली रूटेड द फ्रेंच,
तो इसमें कहा गया द 3 कर्नाटक वा, जो 3 कर्नाटक युद्ध थे, प्रूव्ड डिसी, उन्होंने निर्णय कर दिया, निर्णायक, डिसीसिव का मतलब होता है निर्णायक, इन फेवर उन्होंने कर दिया ऑफ द इंग्लिश, किसके पक्ष में, इंग्लिश के पक्ष में, हु कंप्लीटली रूटेड द फ्रेंच, और उन्होंने कंप्लीट पूरी तरीके से खत्म किसको कर दिया, रूट आउट फ्रेंच को, बिटवीन 1757 एंड 1857, किसके बीच में, 1757 से लेकर 1857 के बीच में। द इंग्लिश स्टाम्प्ड देयर अथॉरिटी, जो इंग्लिश थे उन्होंने स्टाम्प क्या किया, अथॉरिटी ओवर द बंगाल एंड अवध, उन्होंने जो बंगाल का क्षेत्र था और अवध का क्षेत्र था इस पर अपना कब्जा कर लिया। सबजुगेटेड मीन्स होता है पराजित करना। अवध सबजुगेटेड द मराठाज एंड 6 आर कंक्यूर्ड बर्मा एंड सिंध, और उन्होंने मराठाओं को पराजित किया और उन्होंने सिख को पराजित किया, बर्मा एंड सिंध को जीत लिया। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैड ग्रेट सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इम्पैक्ट्स, जो ब्रिटिश रूल है इन इंडिया, जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, हैड ग्रेट सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इम्पैक्ट, इसका क्या है, सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक एंड कल्चर, सांस्कृतिक, इस पर प्रभाव पड़ा है, किस पर, भारत पर। इट लीड टू वारियस सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड कल्चरल रीजनरेशन, तो इसने क्या किया है, इट लीड टू वारियस, इसने वारियस विभिन्न प्रकार के सोशियो, सामाजिक, रिलीजियस, धार्मिक रिफॉर्म, सुधार किए, एंड कल्चरल रीजनरेशन, तो इसने क्या है, नए जो सांस्कृतिक जनरेशन थे, पीढ़ी थी, उसको एक तैयार किया। द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, इसने क्या किया, इंग्लिश एजुकेशन को स्प्रेड किया। इंट्रोड्यूस्ड द इंडियंस टू वेस्टर्न साइंस, और उसको इंडियंस को किससे परिचित कराया, वेस्टर्न साइंस से, पश्चिमी विज्ञान से, एंड फिलॉसफी, और दर्शन से, लिटरेचर एंड थॉट, एंड गेव राइज टू द हाई आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, और इन्होंने क्या किया, लिटरेचर ने और फिलॉसफी ने और जो आपका वेस्टर्न साइंस था, इसने क्या किया, थॉट, विचारों में, एंड गेव टू राइज, और उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, टू द हाई आइडियल्स, जो हाई आइडियल्स इन्हें क्या मिले, जैसे लिबर्टी, आज़ादी, इक्वालिटी, समानता, एंड फ्रेटर्निटी, मतलब बंधुत्व, भ्रातृत्व, जो बंधुत्व की भावना थी उसको, इन देम। द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म परवेडिंग, जो स्पिरिट थी, जो आत्मा थी किसकी, नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की, परवेडिंग, व्याप्त हुई, द एंटायर वर्ल्ड, किसमें, पूरे विश्व में, अराउंड द इंडियंस ऑल्सो, और किसमें, और भारतीयों में भी, एट द सेम टाइम, इसी समय, एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन क्रिएटेड अटमोस्ट डिससेटिस्फैक्शन एमंग ऑल दी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इसमें ये बताया गया, एक्सप्लॉयटेशन मीन्स होता है शोषण, एंड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है असमानता का व्यवहार करना, क्रिएटेड हुआ किससे, अटमोस्ट, जहाँ तक संभव था, डिससेटिस्फैक्शन, और लोगों में असंतुष्ट हुए, एमंग ऑल दी सेक्शन ऑफ, और सभी सेक्शंस में, मतलब सभी क्षेत्रों में, ऑफ सोसाइटी, समाज के। द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो 1857 का रिवोल्ट था, ऑलमोस्ट शोक एंड फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंड इंडिया, और 1857 के इसमें आपको ये दिखाई देगा कि ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ भारत में कैसा विरोध हुआ था। द कंपनी रूल केम टू एन एंड, लास्ट में क्या आता है कि कंपनी का जो रूल था केम टू एन एंड, खत्म होता है, एंड पॉलिटिकल पावर, जो पॉलिटिकल राजनीतिक शक्ति थी, जो राजनीतिक पावर थी, वाज ट्रांसफर टू द क्राउन, और किस में हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाती है क्राउन के पास इन 1852। 1857 तक क्या होता है कि ये कंपनी के हाथ में शासन रहता है, कि लेकिन शासन एक तरीके से रहता है किसके हाथ में, उनके पास, लेकिन वो क्या है कि सामने लीड किससे करवाता है, कंपनी से। लेकिन 1858 के जो एक्ट के माध्यम से ये पूरी तरीके से भारत का जो पूरी पावर है वो अपने हाथ में कौन ले लेता है, क्राउन, मतलब वहाँ का शासक।
तो 1858 से भारत की जो साम्राज्य की कौन बन जाती है, जो विक्टोरिया होती है वो। 1858 के बाद के जो आगे का पोर्शन है वो आपको हम नेक्स्ट आगे पढ़ाएंगे। इसको आपको रीड करना है, जिस प्रकार से मैंने आपको हिंदी बताई है ऐसे ही आप पढ़ के हिंदी को समझाते हुए आप अपना वीडियो इस पर अपलोड कर सकते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।